संजय जी नमस्कार। आपने 15 अगस्त को अपनी दिल्ली से लंदन की यात्रा आरंभ की। माता पिता का आशीर्वाद लिया, क्योंकि मैं उस समय यहीं था और मैंने ही रिकॉर्डिंग की थी। और सभी मित्रों ने आपको बड़ी सहर्ष, रिश्तेदारों ने अब यहाँ से भेजा। और पहली बार यूट्यूब को लेकर आपने जो ब्लॉग बनाना शुरू किया और इतने सारे आपको फॉलोअर्स मिले। और ऐसे में अचानक जब आपने अपनी माता जी की मृत्यु का समाचार सुना, तो आपको उस समय क्या महसूस हुआ और किस तरह से आपने उसको संभाला और आप समय से यहाँ वापस आकर इसके बारे में दर्शकों को बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों का, अपने सारे सब्सक्राइबर्स का, और जो मुझसे कुछ लोग नहीं भी मेरे को चाहते हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी मदर की डेथ के ऊपर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मैं उस समय सुमिलिना आइलैंड पे था, जो हेलसिंकी से 15 मिनट की फेरी से होता है। तो मेरी वाइफ का फोन आया एकदम। तो जब भी फोन आता था उसका, उससे पहले भी तो मेरे को हमेशा मेरा दिल की धड़कन रुक जाती थी कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया है। तो उस दिन ये सच में ही ऐसा हो गया। तो मेरे को काफी आधा पौना घंटा लगा अपने आप को कंपोज करने के लिए। वो ऑफकोर्स आप लोगों ने यूट्यूब पे नहीं देखा है। तो उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और फिर मैंने कहा जिंदगी तो चलती रहेगी। तो मैंने आगे भी फिर कंटिन्यू रखा और वहां से इमीडिएटली प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि कैसे मैं वापस आऊंगा। तो पहले सोचा टालिन जाऊंगा, जो एस्टोनिया का कैपिटल है, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है। फिर से देखा कि वहां से फ्लाइट का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। हेलसिंकी से मेरे को 6:30 बजे की नॉन स्टॉप फ्लाइट मिल गई। तो मैं फिर करीब 4 बजे तक वहीं पे घूमता रहा, एम्बुलेंस के लिए रिकॉर्ड करता रहा। मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए ब्लॉग भी रेडी करना है, और इतनी उम्र में ना, 60+ में आपको ये सब सहने की शक्ति ईश्वर दे ही देता है। और मदर मेरी 87 ईयर्स ओल्ड गई है। और ये जब मैं दिल्ली से निकला था उस समय भी घर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि वो 2 साल से बेड रिडन थी। घर में भी 12 आवर्स की उनकी नर्स लगी हुई थी। उनका हॉस्पिटल आना जाना, आईसीयू में आना जाना लगा रहता था। तो ये बात घर में मुझको और सबको पता था कि ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए कोई सडन न्यूज नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको मन में दुख तो होता ही है जब आप सुनते हैं, बेशक एक्सपेक्टेड लाइन्स पे हो। So, but yes, I can compose myself nicely and can continue and bear all these losses. संजय जी, थोड़ी सी आपकी यात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे दर्शकों ने काफी आपसे पूछा है, दिल्ली से चाइना बॉर्डर तक की आपकी यात्रा कैसी रही और उस यात्रा में क्या क्या एक्सपेंसेस हुए, वो आपने सारे नोट किए हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, तो दोस्तों, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे चाहने वालों का ये क्वेश्चन था कि सर आप पूरा हमको कंपाइल करके बताइए कि कितना एक्सपेंसेस हुआ और कितने किलोमीटर आप चले। तो वो इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में हम वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये सारा मैं कंपाइल करके रेडी रखा है आपसे शेयर करने के लिए। तो मैं अभी शुरू करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं डीजल एक्सपेंसेस के बारे में बात करता हूँ आपकी। तो ये आपको स्क्रीन पे पीछे नजर आ ही रहा होगा, डीजल एक्सपेंसेस। ये सारा मैंने नोट किया था। तो हम जैसे 15 अगस्त को चले थे, थर्सडे था, और 25 अगस्त को हम चाइना बॉर्डर 25 अगस्त को हमने चाइना बॉर्डर दोपहर में क्रॉस किया था। तो ये रफली 11 दिन का मैं आपको बताता हूँ। तो दिल्ली से हम चले थे, लखनऊ गए। लखनऊ से हम गए थे नौतन्या। नौतन्या ऐसे भी बोलते हैं, वो बॉर्डर है इंडिया साइड पे। फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया, लुम्बिनी आया, वो है नेपाल साइड पे। फिर वहां से हम काठमांडू गए। काठमांडू से हम रसुआगढ़ी गए, जो चाइना बॉर्डर पे नेपाल साइड पे है। और बॉर्डर क्रॉस करके जो टाउन आता है उसको गिरोंग बोलते हैं। तो दिल्ली से लेके मेरे घर से चाइना बॉर्डर तक का टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है 1430 किलोमीटर। आपको पीछे स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है। और टोटल डीजल मेरा लगा है उसमें 158 लीटर्स। ये घर से चाइना बॉर्डर तक की बात कर रहा हूँ। और टोटल कॉस्ट ऑफ डीजल आया मेरा 14,224 रुपये। तो रनिंग कॉस्ट मैंने निकाली आई वो 10 रुपीज पर किलोमीटर, और माइलेज मेरी आई है 9 किलोमीटर पर लीटर। तो यहाँ जो हमारा सफर था, पहले दिन हम लखनऊ गए, लखनऊ के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद फिर हम काठमांडू में हम 6 रात रहे। क्योंकि काठमांडू में हमें इतना लंबा क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि वहां से हमें चाइना का वीसा लेना था। चाइना का वीसा आपको नेपाल जाके ही मिलेगा, जब आपके पासपोर्ट पे नेपाल की एंट्री की स्टैंप लग जाएगी। उससे पहले आपको चाइना का वीसा नहीं मिलता, और उसके अंदर ना 2-3 दिन लगते ही लगते हैं। तो हमारे थोड़े ज्यादा लग गए।
तो शायद हमारा एजेंट बहुत स्मार्ट होता तो हमको 2 दिन बच सकते थे। कुछ लोगों ने बताया कि 2-3 दिन में भी मिलता है, हमारे को 6 दिन में मिला। तो ये तो मैंने आपको बता दिया डीजल एक्सपेंसेस। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं आगे जाने के लिए दोबारा इस ट्रिप पे। अब मैं बात करूंगा आपकी होटल एक्सपेंसेस की। तो अब ये आगे आपके होटल एक्सपेंसेस। लखनऊ में हम 15 की रात लखनऊ में रुके थे, हॉलीडे इन होटल था। उधर हमने 5800 रुपीज दिए थे विद ब्रेकफास्ट। ये बड़ा हाई एंड होटल था। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपकी जेब के अनुसार आप कम पैसों में भी रुक सकते हैं और इससे ज्यादा पैसों में भी रुक सकते हैं। तो ये वेरिएबल इशू है, सबका अपना अपना इसमें मत है। फिर हम अगले दिन 16 को लुम्बिनी लखनऊ से चल के हम पहुंचे थे नौतन्या और वहां बॉर्डर क्रॉस करके हम लुम्बिनी में गए। वहां बहुत ही अच्छा होटल था, ड्रीमलैंड गोल्ड रिजॉर्ट। तो वो हमें 4000 रुपए में विद ब्रेकफास्ट है। ऑफकोर्स ये 2 लोगों का है, तो अगर आपके साथ आपका दोस्त जा रहा है तो आपकी पर कॉस्ट आधी रह जाएगी। फिर वहां से हम लुम्बिनी से निकल के लुम्बिनी मंदिर का दर्शन करते हुए हम काठमांडू गए। वहां हम लोग रुके थे होटल मनासलू में। मनासलू होटल के चार्जेस थे 4500 विद ब्रेकफास्ट। तो वहां हम 3 रात रहे, तो उसका हो गया 13500। 3 रात के बाद ना थोड़ी सी जब समय ज्यादा लगने लगा, चाइना का वीसा नहीं आ रहा था, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम चीपर होटल में जाएंगे। जब होटल के मालिक ने देखा कि ये तो सारे का सारा ग्रुप होटल खाली करके जा रहा है, तो उसने ना हमारी कॉस्ट कम कर दी, 3800 रुपीज कर दी। तो वो उससे फिर अगले 3 दिन हमारे लगे 11400। फिर वहां से हम निकल के गए थे नेपाल बॉर्डर रसुआगढ़ी। वहां हम होटल रिवर व्यू में रुके। वहां हमें 2 रात रुकना पड़ा, तो वहां हमारा 4500 जो कि 9000 रुपये बना। वहां पे ब्रेकफास्ट और डिनर भी था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, टोटल नाइट्स हमारी थी 10। टोटल होटल एक्सपेंस आया है इन 10 दिनों का 43,700। अगर 2 लोगों से डिवाइड करें तो ये बना हमारा 21,850। तो अब आपको डीजल की कॉस्ट भी पता लग गई, होटल की भी पता लग गई। अब खाने की बातें, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था ही, रसुआगढ़ी में डिनर भी था। तो लंच और डिनर जो हमने रास्ते में किया वो एक वेरिएबल है, तो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कोई खास जरूरत भी नहीं है, और वो बहुत ज्यादा होता नहीं है, वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है। कितना आप खर्चा कर लोगे खाने पीने में। और बहुत सारा तो लोग हम रेडी टू पैक फूड भी लेके गए थे। संजय जी, आपने होटल एक्सपेंसेस, डीजल एक्सपेंसेस, बाकी सारी चीजें बताई। इसमें एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है वीजा एक्सपेंसेस। तो आप वीजा के बारे में बताइए कि जो पहले भारत में जो वीजा लिया आपने अलग अलग कंट्रीज के, उसके बाद नेपाल का लिया और चाइना का लिया, इसमें कितना एक्सपेंस था? तो निर्मल जी, जो अलग कंट्रीज के वीजाज हैं, रशिया का, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, शेंजन, यूके, उसके बारे में मैं इस एपिसोड में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस एपिसोड में हम अपने आप को नेपाल और चाइना तक सीमित रखेंगे। नेपाल बॉर्डर पे जब हम घुसे, वही लुम्बिनी और नौतन्या, वहां हमने एजेंट को दिए 5600। ये मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूँ। एक्चुअल अगर हम खुद करते तो 2700 रुपीज लगते, क्योंकि एजेंट के थ्रू किया तो डबल लगा ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद बस इतना ही खर्चा हुआ नेपाल बॉर्डर पे। उसके बाद हमने नेपाल बॉर्डर पे घुसने के बाद एक सिम लिया था एनसेल का। वो भी आपके ऊपर है, लेना चाहते हो ले, नहीं लेना चाहते हो मत लो। कितने जीबी का लेना चाहते हो, तो क्योंकि मेरे को और एक और मेरे साथी को सबसे ज्यादा जीबी चाहिए था अपलोड करने के लिए वीडियो, तो हमने 88 जीबी का लिया और उसकी वैलिडिटी थी 1 मंथ, और उसके लिए हमने 1200 इंडियन रुपीज में दिया। शायद हम काठमांडू जाके यही सिम लेते तो हमें 800-900 में भी मिल सकता था। फिर जब हम मनासलू होटल पहुंच गए, तो वहां पे एक एजेंट था प्रिंस, तो जो चाइना का वीसा का काम कर रहा था, तो उसने हमसे लिए थे 30,000 नेपाली करेंसी में, जो कि रफली इंडियन करेंसी में 19,000 रुपये आते हैं। तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, नेपाल और इंडियन करेंसी में 1.6 का फैक्टर है। तो इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्गर है, तो जो 100 रुपए आपके होंगे इंडिया में, वो 160 रुपए होंगे नेपाल में, या 150। कुछ लोग 1.6 से देते हैं, कुछ लोग 1.5 से देते हैं। अगर आप एटीएम से विड्रॉ करोगे तो आपको 1.6 के हिसाब से मिलेगा। और ये चाइना वीसा में भी जो हमने 19,000 इंडियन रुपीज में दिए, ये कम हो सकते थे, डिबेट, ये भी एक बार्गेनिंग इशू था। तो ये 19,000 का आराम से 15,000 तो हो सकता था। फिर वहां से जब हम चाइना बॉर्डर पे आ गए, तो वहां पे एक एजेंट था जिसने कहा कि मैं आपको फैसिलिटेट कराऊंगा दूसरी तरफ क्रॉस करने के लिए। तो उसने $80, पहले तो $100 पर हेड मांग रहा था, फिर उससे $80 लिए, क्योंकि हमारा वीसा भी क्या हुआ था, हम लोग चल पड़े थे वहां से
सैटरडे की सुबह, और वहां से हमारे हाथ में वीसा ही नहीं था, तो वीसा कोई और बंदा लेके आया था, तो उसके भी उसने चार्जेस लिए थे। तो अगर हम वीसा लेके चलते तो हमारा कम लगता, क्योंकि जो नॉर्मल एजेंट रसवा गढ़ी में घूम रहे हैं, जो आपको चाइना बॉर्डर में घुसने में मदद करते हैं, वो $20 पर हेड देते हैं। इस बंदे ने हमसे $80 पर हेड लिए, जो कि इंडियन करेंसी में बन गया 6,880 रुपए। तो यहाँ भी थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हुआ। तो ये तो हो गया हमारा नेपाल में घुसने का खर्चा, चाइना का वीसा का खर्चा हो गया। तो 19,000 प्लस 6,880 रुपये, 7,000 मान लो मोटा मोटा, तो 26,000 रुपये तो हमारा ये खर्चा हो गया, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20,000 में होना चाहिए। आप चाइना में आप एंट्री नहीं कर सकते, चाइना से कोई ट्रेवल एजेंट आपको इनविटेशन भेजता है। तो नोवा एजेंसी है एक चेंगडू में, उन्होंने इनविटेशन भेजा था। हमारा 13 नाइट्स का प्रोग्राम था, तो उसके लिए एडवांस में हमें उनको पैसा भेजना पड़ता है। तो आप, मेरा जो आया था शेयर, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, तो मेरे को बताया गया था कि आपको $1,120 देने हैं, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है 96,320। इसके अंदर आपको 13 दिन का होटल विद ब्रेकफास्ट और गाइड के चार्जेस इंक्लूडेड है। तो उसके बाद जो अगले 13 दिन है, उस दिन, उन 13 दिनों में हमें गाइड के टिप के अलावा और डीजल के अलावा और अपना डिनर और लंच के अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं था। संजय जी, कुछ और बातें करते हैं, इस यात्रा के कुछ खट्टे मीठे अनुभव, उसके बारे में कुछ बताइए। कुछ कंट्रोवर्सी हुई, कुछ झगड़े भी हुए, उसके बारे में जो बड़ा चर्चा का विषय भी बने, और आपके फॉलोअर्स ने भी उसके बारे में बहुत कुछ लिखा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जो दूसरी रात थी जब हम लुम्बिनी में रुके थे, और तीसरे दिन की सुबह एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, और उसमें ना किसी को भी दोष देने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैं बहुत विश्वास करता हूँ डेस्टिनी में, तो ये डेस्टिनी में लिखा था, ये होना ही था। तो इसलिए कि कौन गलत कौन सही बिल्कुल झूठ नहीं थी। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एक पार्टिसिपेंट की गाड़ी पे अपना लोगो लगाने के लिए जिद करने लगा। बिल्कुल उसको भी जिद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस पार्टिसिपेंट ने पहले से ही क्लियर किया हुआ था कि मैं अपनी गाड़ी पे कोई भी स्टिकर, कोई भी लोगो नहीं लगाऊंगा। तो जब ये बात पहले से क्लियर थी, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। और वो जो ऑर्गेनाइजर थे बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अब उस दिन उनकी भी बुद्धि फिर गई। तो वो भी उनके हाथ में नहीं था, ईश्वर ने उसे कराया। वो बिना मतलब भिड़ गए कि नहीं आपको लगाना ही पड़ेगा। तो वो बिल्कुल अनकॉल्ड था, कोई इस कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं। तो अब हो गई तो हो गई। तो उसमें जिसको बोला गया उसको भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि जिस टोन में बोला गया था वो यकीनन बहुत गलत था। मैं वहीं पे था, जबकि वो जो ऑर्गेनाइजर है वो मेरे काफी क्लोज है, मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैंने भी उनको बाद में कहा, देखो ये आपकी गलती थी, क्योंकि अगर मेरे को लगता है किसी की गलती है, तो मेरे को इस उम्र में डर नहीं लगता है उसके मुंह पे बोलने के। और ये वाला एपिसोड अगर वो देखेंगे तो अभी वो भी देखेंगे। तो वो हुई उनसे भूल, हर इंसान से भूल हो जाती है। अब कैसे उसका दिमाग उस दिन घबरा चकरा गया, हो गया। फिर इसको लेके बहुत बड़ा मेजर इशू बन गया। तो क्योंकि जिसके साथ, जिसके ऊपर इतनी तेजी से बोला गया था, वो भी अपने आप में बहुत सक्षम व्यक्ति था। तो उसने बना के उसका एक एपिसोड अपने यूट्यूब पे डाल दिया, और फिर बहुत वाइल्ड रिएक्शंस आने लगी उनके फॉलोअर्स की। तो जो तीनों में से जो 2 ऑर्गेनाइजर्स थे, वो लोगों को फिर काफी घबराहट होने लगी। कहने लगे हमारे घरों पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं, हमारे ऊपर मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी जा रही हैं। तो ये सब कुछ हुआ। तो फिर मैंने कहा, देखो गलती आप लोगों की भी थी। अब बाकी तो सब इसके अंदर नॉन प्लस थे, बाकी पार्टिसिपेंट्स। तो जाने अनजाने में ये सुलह कराने का जो सारा वो था, वो मेरे कंधों पे आ गया। ये हमेशा ही ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्लोमेट तो हूं नहीं, बाकी लोग डिप्लोमेसी से किनारे पे खड़े होकर देखते रहते हैं। तो मैंने कहा, क्योंकि उस समय ये हो रहा था कि वो छोड़ के भी जाएगा ग्रुप, तो मैंने कहा ये भी बहुत गलत हो जाएगा, छोड़ के जाएगा। तो फिर मेरे को बीच में घुसना पड़ गया अनजाने अनजाने में,
और फिर मैंने पूरी कोशिश करके उनका पैचअप कराया। उन लोगों ने आके सबसे इनसे माफी भी मांगी, इन्होंने भी उनको माफ कर दिया और फिर सारा कुछ पैचअप हो गया और सब कुछ ठीक चला। तो ये एक एपिसोड था, एक इंसिडेंस था जो डेस्टिनी में लिखा था, ये हुआ और उसके बाद सब कुछ ठीक भी हो गया। तो गलती हुई थी किसी से, माफी मांग ली, माफ कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, गिले शिकवे भूल के सब लोग आगे बढ़ गए उसके बाद हम सब लोग। तो ऐसा कुछ इसमें इतना नहीं था, बस ये अवॉइड हो सकता था, लेकिन शायद ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि इसको अवॉइड किया जाए। संजय जी, एक और बात जानना चाहता हूँ। एक तरफ तिब्बत की आजादी की बात हो रही है और आपकी गाड़ी पर सभी देशों के नाम लिखे हुए थे, स्टिकर सबने लगाए हुए थे, और उसमें से जैसे ही आपने तिब्बत में जाने से पहले तिब्बत के ऊपर सबने स्टिकर लगा दिए, तिब्बत का नाम क्यों हटा दिया गया? जब हम रसुआगढ़ी पहुंच गए थे, रसुआगढ़ी नेपाल बॉर्डर से पहले है, तो उसके सामने ही पुल है, पुल को क्रॉस करके चाइना का इमिग्रेशन आ जाता है। तो वहां पे ऑर्गेनाइजर्स ने बोला, अब उनको किसने बोला, हो सकता है उनको गाइड ने बोला हो कि आपकी गाड़ी पे तिब्बत नहीं लिखा होना चाहिए। तो फिर इसलिए हम लोगों ने, हमारे पास एक ब्लैक टेप थी, उसको काट काट के सबने जहां जहां तिब्बत लिखा था उसके ऊपर एक ब्लैक स्टिकर लगा दिया। तो ऐसा हुआ। लेकिन चाइना में जाने के बाद और तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन में जाने के बाद कहीं मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि तिब्बत बोलने से या तिब्बत कहीं लिखा होने से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि होटल्स के नाम के आगे तिब्बत लिखा हुआ था। तो टिंगरी में हम रुके थे, तो वहाँ होटल के नाम के आगे तिब्बत लिखा हुआ था। कहीं जगह मैंने तिब्बत लिखा हुआ देखा। तो ये हो सकता है कि हमें तिब्बत पे स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस समय कुछ पता नहीं था, ऑर्गेनाइजर्स को भी नहीं पता था, तो हम सबने तिब्बत के ऊपर एक ब्लैक स्टिकर लगाया। तो ये तो ब्लैक स्टिकर की कहानी है। और रसुआगढ़ी में जो हम नेपाल काठमांडू से रसुआगढ़ी गए ना, वो सड़क शुरू में तो बहुत अच्छी थी, 125 किलोमीटर का सफर था, लेकिन लास्ट की जो 30-40 किलोमीटर की सड़क थी ना, वो थी नहीं सड़क, बहुत कीचड़, क्योंकि बारिश हो रही थी, बहुत टूटा फूटा। तो वहां जो सबसे ज्यादा मजा आया ना गाड़ी चलाने का, उसी सेक्शन में आया, क्योंकि मेरी टोयोटा हाइलक्स तो इन्हीं सब रास्तों के लिए बनी है। हाँ, दूसरी जाइलो की XUV 500 थी, उनको दिक्कत आ गई थी, एक दो जगह वो अटक भी गई थी। लेकिन मेरी गाड़ी और दूसरी लैंड क्रूजर वगैरह, दे पास्ड वेरी इजिली ये गंदे कीचड़ वाले रास्तों से। फिर रसुआगढ़ी में भी हमें 2 दिन रुकना पड़ गया। एक दिन हमें फालतू इसलिए रुकना पड़ गया क्योंकि चाइना साइड में फ्लड्स आए हुए थे, तो वहां पे भी सड़क टूट गई थी। तो ये हुआ कि आप बॉर्डर क्रॉस कर भी लोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि चाइना बॉर्डर से गिरांग टाउन करीब 20-22 किलोमीटर है, उसके बीच में कोई भी और हैबिटेशन नहीं है। तो चाइना बॉर्डर से गिरांग टाउन के बीच में, बॉर्डर से 2-3 किलोमीटर के बाद ही सड़क बह गई थी पानी के कारण, क्योंकि वहां सड़क और नदी एकदम बराबर चल रही। तो इसलिए हमें पूरा सैटरडे रसुआगढ़ी में रुकना पड़ा। फिर पूरा संडे भी यही था कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां से भी ट्रैफिक नहीं आ रहा था। तो जब वहां से नहीं आ रहा है तो यहाँ से बेच के क्या करेंगे, वो तो सारा ब्लॉक हो जाता वहां पे चाइना साइड पे। तो ऑलमोस्ट आफ्टरनून में 2-3 बजे के बाद हमको मैसेज मिला कि हमको वो क्लियर कर रही। तो हम संडे को, मतलब आफ्टरनून में, हम रसुआगढ़ी से चाइना बॉर्डर को हमने क्रॉस किया था। तो ये कहानी रही है हमारी। बाकी तो जब हम काठमांडू में रहे, क्योंकि 6 दिन थे, तो हम पशुपतिनाथ मंदिर गए, फटान स्क्वायर गए, बसंत स्क्वायर गए, और वहां पे कोई और भी 2-4 मंदिर थे, उनको देखा। थेमल में हम लोगों ने शॉपिंग की और जनरली इधर उधर घूमते हुए टाइम पास किया। और उसमें से पहले 1.5 दिन तो वो कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने में लग गया था। तो कुल मिला के हमारा दिल्ली से नेपाल बॉर्डर रसुआगढ़ी तक का सफर बहुत ही आनंददायक, बहुत ही मजेदार रहा। और सड़कों का और नेचर का और जो बारिश होने के कारण जो मौसम में सुहावनापन आ गया था, उसका हम सब लोगों ने बहुत ही आनंद लिया। बहुत सारे झरने हमें रास्ते में मिले, जैसे कि आप ब्लॉग्स देखोगे तो आप मेरा Day 1, Day 2, Day 3, तो ये Day 5 यहाँ हमारे करीब 11 दिन हो गए होंगे। तो ये आप Day 11, 12, 15 तक के ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें सारा नेपाल का आपको दिखाई देगा। तो जो चाहने वाले और जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा है, वो जाके पूरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, तो उसमें सारा डिटेल आपको मिलेगा।
तो अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। एंड करने से पहले एक बारी मैं वो सारी स्लाइड्स आपको फिर से दिखा देता हूँ जिसमें आपको एक्सपेंसेस का पता लगेगा। तो पहला डीजल एक्सपेंस हो गया, दिल्ली से चाइना बॉर्डर तक उसका एक्सपेंस मेरी गाड़ी का लगा करीबन 14,000 रुपये। और फिर हमारा होटल का एक्सपेंसेस जिसके अंदर पूरी 10 रात का लगा 43,700 2 लोगों का, जिसमें एक आदमी का बन गया तकरीबन 22,000 रुपये। फिर उसके बाद हमारा वीसा एक्सपेंसेस हो गया 19 और 7 मान लीजिए 26,000 चाइना में घुसने का एक्सपेंस हो गया। उसके बाद जो 96,000 का एक्सपेंस है उसको हम इसमें नहीं गिनेंगे, उसको हम चाइना के अंदर घुसने का चाइना का एक्सपेंस मानेंगे। तो यहाँ तक का सारा एक्सपेंस, और एक हमने सिम लिया था 1200 इंडियन करेंसी में, तो इसको आप टोटल कर लीजिए। तो इतने पैसे में प्लस थोड़ा बहुत इंसिडेंटल आप मैं मान के चलता हूँ 5,000 और जोड़ लीजिए खाने पीने के, तो इतने पैसे में आप चाइना बॉर्डर पहुंच जाए। तो दोस्तों ये एपिसोड मैंने रिकॉर्ड किया है अपने घर में अपने रूम में बैठ के, क्योंकि मैंने आपको वादा किया था व्हाट मे कम, मैं हर रोज सुबह 8 बजे आपको ब्लॉग मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ब्लॉग कल संडे है, तो संडे को सुबह आपको 8 बजे मिलेगा। मेरे घर में काफी आपको पता ही है क्या हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने समय निकाल के लिए आपके लिए ये ब्लॉग रिकॉर्ड किया, क्योंकि मेरा कुछ अलग ही मानना है। कुछ लोग कहेंगे और कह भी रहे हैं कि इसके चेहरे पे कोई इमोशंस नहीं है, ये अजीब है, वो सब है। तो ये सबका अपना अपना नजरिया है। मेरे को याद आता है मुकेश अंबानी जी की एक स्टेटमेंट, जब उनके फादर धीरू भाई अंबानी जी की डेथ हुई थी, पूरा रिलायंस परिवार सिर्फ आधे दिन के लिए ऑफिस ऑफ था। मुकेश अंबानी वॉज इन ऑफिस द वेरी नेक्स्ट डे। तो ये सब लोगों से हम सीखते हैं, अपने बड़े लोगों से। इसको छोड़िए, जब मेरी शादी हुई थी मैंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी, मैं कोई हनीमून पे भी नहीं गया था, क्योंकि दिस इज द वे आई वर्क। और कई लोगों ने मुझसे पूछा आपके पास सर इतना पैसा कैसे आया? ये ऐसे ही आया है जो अभी आप देख रहे हैं ना, सिंसियरिटी, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। अपनी शादी के लिए 2 दिन की ऑफ, कोई हनीमून नहीं, क्योंकि बच्चों की क्लासेस का लॉस नहीं होगा, और उसमें से भी एक दिन संडे था, तो सिर्फ एक दिन की क्लासेस मेरी ऑफ हुई थी। तो दोस्तों जो मेरे से बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेहनत, ईमानदारी से, लगन से, सिंसियरिटी से आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स देखे जाएंगे। बैठने को तो क्या है, मैं भी घर में बैठ जाता रोनी सी सूरत लेके, हाय मर गया, हाय मर गया, और एक हफ्ते तक कुछ भी ना करे। अब हमारी क्लासेस कल से फिर लगेंगी। तो जो मेरी वाइफ क्लासेस लेती है, ये थोड़ी ना कि एक हफ्ते के लिए हम क्लासेस ऑफ कर लेंगे, हमने सिर्फ 2 ही दिन के लिए क्लासेस ऑफ की है। तो कल वैसे ही नेचुरली क्लास ऑफ है, संडे मंडे से सारी क्लासेस लगेंगी। तो ये एक बैलेंस बनाना है आपको लाइफ में, कैसे करना है। और मैं तो वैसे भी वो व्यक्ति हूँ जिसको मौत से ही नहीं डर लगता। मेरी तो दिल्ली तमन्ना है कि मैं किसी पहाड़ पे चढ़ते हुए मेरी मृत्यु हो और मेरी डेड बॉडी वहां बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो जाए। जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, वहां बहुत सारी डेड बॉडीज हमेशा के लिए दफन हो गई है बर्फ में। तो मैं तो चाहता भी ऐसे ही हूँ कि मेरा भी जो आखिरी समय किसी पहाड़ पे निकले, क्योंकि माउंटेन्स मेरे दिल के बहुत करीब है। नेचर, पहाड़, बर्फ में ऊपर चढ़ने में, तो मेरे को मौत से कभी डर ही नहीं लगता है। आप संजय जी, हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूँ संजय जी की ये जो जिंदा दिली है और संजय जी की जो पॉजिटिविटी है, मैं पिछले कुछ वर्षों से इनको जानता हूँ और मैं सचमुच में इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। क्योंकि आप देखिए, ऐसे मुकाम पे भी आके जो व्यक्ति एक सच्चे पुरुष की तरह से, एक बेटे की तरह से, और जो उनकी जिम्मेदारी है उसके प्रति कितना ईमानदार है, ईमानदारी से बात करते हैं, ऐसा हमें बनना है। ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। किसी की निंदा करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी व्यक्ति को जानकर वो किस तरह से काम कर रहे हैं, हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए और सचमुच में इन्हें सम्मान देना चाहिए। इन्होंने कमिटमेंट, एक ही कमिटमेंट किया है कि मैं आपको इतने बजे ब्लॉग दूंगा, और उसके लिए पूरी पूरी रात जागते हैं। कितनी बार मैंने कहा कि आप किसी और की मदद लीजिए, पर नहीं, वो पैशन है ना खुद करने का कि मैं जो करूंगा वो एकदम परफेक्ट होगा। तो सचमुच में मैं संजय जी को हृदय से नमन करता हूं और इनकी यात्रा मंगलमय हो। आप सब भी इनके बारे में अच्छा सोचें, इनको आशीर्वाद दें, यात्रा अच्छी हो। ये पहली यात्रा है, इसके बाद संजय जी के माध्यम से आप पूरा विश्व घूमेंगे
आप अमेरिका भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, कई कंट्रीज की यात्रा संजय जी आपको कराएंगे और हम इनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। थैंक यू जी, थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर्स, ऑल द चाहने वाले।